अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ये वीडियो है और जो न्यू माएँ हैं स्पेशली उनके लिए वीडियो है, क्योंकि जब फर्स्ट बेबी होता है ना तो न्यू माएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। बेबीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो उनके वजह से जो होता है ना, न्यू माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। मैं भी ऐसे परेशान हो जाती थी। तो जिन जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है और जो जो चीज़ें बच्चे में होती हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ एक ही वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी कि क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। एक तो आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मुझे बड़ा तंग करी, वीडियो नहीं बनाने दे रही। खैर एनीवे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने इसके ना 2 पार्ट्स कर दिए। अब हाफ़ वीडियो जो होगी पार्ट 1 में होगी और हाफ़ पार्ट 2 में होगी, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। मैंने ना इनके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 पे। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है बेबी स्लीप, यानी कि बेबी को कितने देर तक सोना चाहिए। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो कम से कम 4-5 घंटे तक सोते ही सोते हैं, इससे ज़्यादा भी सो लेते हैं। तो जो न्यू माएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि बच्चा अभी तक सो रहा है, अभी तक सो के नहीं उठा, ये कब उठेगा। तो उसको जो है सोने देना चाहिए, कोई मसला नहीं है। जो न्यू बेबीज़ होते हैं वो इसी तरह से सारे ही सोते हैं। बच्चे में आपने ये चीज़ देख के परेशान नहीं हो जाना कि बच्चा इतनी देर तक सो रहा है तो कोई मसला ना हो, क्या मसला हो गया है। बच्चे सारे ही तकरीबन इसी तरह से सोते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है बेबी फीड, यानी कि बेबीज़ को कितने टाइम के बाद फीड करवाना चाहिए जो कि सही रहेगा। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं बेबी को हर 2 आवर्स के बाद फीड लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपका बेबी सो रहा है, वो नहीं उठ रहा, तो आपने कोशिश करनी है उसे उठा के उसको फीड करवाएं, फीड करवा के उसको सुला दें। अगर कोशिश करने के बावजूद वो बच्चा नहीं उठ रहा, गहरी नींद सोया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, उसको सोने दें। लेकिन 2 घंटे से पहले भी आपने फीड नहीं करवाना और ज़्यादा देर भी नहीं। तो पहले करवाने का ये होता है कि बच्चा जब भी रोता है हमें पता नहीं होता, तो हमारी जो बड़ी अम्माएँ होती हैं जब भी बेबी रोता है, चलो अभी बच्चे को दूध पिला दो, बच्चे को दूध पिला दो, बच्चा रो रहा है इसको दूध पिला दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड करवाना है, क्योंकि बच्चे को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो रोता है। ज़रूरी नहीं है कि वो भूख की वजह से ही रोए, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फीड के बारे में बात कर लिया। जब आपने फीड करवा लिया, फीड करवाने के बाद जो है बेबी बर्प जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, आपने बेबी को अपनी गोद में, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे करके बिठा लें और पीछे कमर पे इस तरह से थपकी देते रहें तो भी बेबी को डकार आ जाता है। इसके अलावा अगर उसको कंधे से लगा के उसकी कमर पे पीछे इस तरह से कमर सहलाते रहें तो भी उसको डकार आ जाता है। तो इससे क्या है, उसका दूध हजम हो जाता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी। कभी भी ऐसा नहीं करना बेबी को फीड करवा के सीधा लिटा दिया, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, और बेबी को डकार दिलाना है लाजमी। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है बेबी का फीडर, यानी कि फीडर कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों को ये टेंशन होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फीडर हो, अच्छी कंपनी का फीडर हो, महंगे वाला फीडर हो। सस्ता फीडर तो हमने लेना नहीं है, बेबी के लिए सही नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीडर आप जिस भी कंपनी का ले लें, आपने सिर्फ सफाई का ख्याल रखना है, उसको साफ़ सुथरा धो के रखना है। इसके अलावा जो है उस फीडर को बॉयल करना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। तो मैंने तकरीबन हर कंपनी का ही फीडर यूज़ करके देखा है। ये मेरे पास शील्ड का है, ये मैक का है, और ये भी अच्छे भी फीडर मैंने लिए हैं और इसके अलावा दूसरे भी लिए हैं। लेकिन जो फीडर सबसे सही रहता है ना, आप वही यूज़ करें। अब ये जो फीडर ये मैंने इतना महंगा लिया था, ये एक दिन भी बच्चे ने यूज़ नहीं किया, उसको नहीं सही लगा। तो जो मर्ज़ी फीडर लें, आपने सफाई का ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो है फीडर कहते हैं कि हर माह बाद फीडर चेंज करना चाहिए। फीडर चेंज करने का कोई इतना इशू नहीं होता। अगर आप नहीं चेंज कर रहे तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी निप्पल चेंज कर लें, निप्पल उसकी लाजमी चेंज कर लिया करें। तो फीडर का इतना इशू नहीं होता। आप जिस मर्जी कंपनी का ले लें, उसको बॉयल कर लें, उसको सफाई का ख्याल रखें, और इसके अलावा उसकी जो होती है निप्पल वगैरह चेंज कर लिया करें।
अच्छा, फीडर की सफाई के लिए ना आपको इस तरह के ब्रशेस चाहिए होंगे। ये जो ब्रशेस होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फीडर को साफ़ करने के लिए, फीडर को धोने के लिए। ये जो होता है बड़े वाला ब्रश, ये फीडर को धोने के लिए होता है। इसके अलावा इसके साथ छोटा ब्रश जो होता है ना, वो भी आपने लाजमी लेना है। ये जो छोटू होता है ना, तो ये होता है निप्पल को धोने के लिए। फीडर में के साथ जो निप्पल होती है ना, वो अच्छी तरह से हम लोगों से धोई नहीं जाती। इस ब्रश से बहुत अच्छी तरह से धो हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ये जो है ना, ब्रशेज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं लिक्विड सोप में। तो आपने विम होता है, जिस तरह से मैक्स होता है लिक्विड, वो ले लेना है, वो फीडर में डाल के तो इनसे अच्छी तरह से निप्पल और फीडर को अच्छी तरह से इनसे वॉश करना है। इनसे बहुत अच्छी तरह अंदर तक फीडर धुल जाता है। वैसे हमारा हाथ नहीं, अगर फीडर बड़ा हो तो हाथ नहीं जाता, लेकिन इनसे बहुत अच्छी तरह से अंदर तक फीडर धुल जाता है और सफाई फीडर की अच्छी तरह से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, यानी कि पॉइंट नंबर 5 कौन सा है। तो पॉइंट नंबर 5 है बच्चे का डायपर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डायपर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो डायपर आप जिस भी कंपनी का यूज़ करें, मुझे ये इशू नहीं है कि आप शील्ड का यूज़ करें, मैं शील्ड का यूज़ करती हूँ। जिस भी कंपनी का यूज़ करें तो एक चीज़ तो आपने ये देख के लेनी है, यहाँ पे इलास्टिक हो। तो ये जो चीज़ होती है ना स्ट्रेचेबल, बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फिट आ जाती है, तो ये चीज़ मस्ट है। और दूसरे नंबर पे इसकी जो शीट होती है, कि आप लोग गौर से देख रहे होंगे, ये शीट जो है क्लॉथ टाइप है, ये शॉपर नहीं है। एक जो डायपर्स होते हैं ना, उनके ऊपर यहाँ पे शॉपर लगे हुए होते हैं, बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं वो। तो प्राइस जो होती है ना शील्ड की भी बहुत मुनासिब होती है, उसी प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो ये वाली आपने शीट देखनी है, क्योंकि ये बेबी के लिए, बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो दूसरी शीट है ना, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पे शॉपर सा लगा हुआ होता है, तो उससे स्किन पे रैशेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बेबी की स्किन के लिए बहुत ही वो नुकसानदेह होती है, हार्मफुल होती है। एक डायपर को आपने सिर्फ 4 या 5 घंटे लगाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना। स्पेशली जिनको मोशन हो उसका तो लाजमी चेंज करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 6 है हाउ टू प्रिवेंट रैशेस, यानी कि रैशेस से किस तरह से बचा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बच्चे को रैशेस नहीं हो रहे ना, तो आपने बिल्कुल भी कोई क्रीम्स यूज़ नहीं करनी, कोई रैशनल यूज़ नहीं करनी, कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो आपने क्या करना है, बेबी को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद सरसों का तेल लगाना है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, बहुत अच्छा होता है बेबी के रैशेस के लिए। तो सरसों का तेल लगाना है, और अगर हो सके तो ऊपर कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, नहीं तो सरसों का तेल लगा के उसको डायपर लगा दें, बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपके बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो इनसे छुटकारा किस तरह से पाना है, तो इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, तफसीलन एक वीडियो बना चुकी हूँ रैशेस के ऊपर और बेबी की नैपीज के ऊपर। तो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। एक तो होती है रैशनल, ये वाली। सबसे पहले तो आपने ये यूज़ करके देखनी, क्योंकि ये जो होती है ना, इसके केमिकल ज़्यादा हार्ड नहीं होते, तो ये बच्चे की स्किन को नुकसान नहीं देती, ये बहुत अच्छी होती है, सूटेबल। अगर आपके बच्चे को इससे फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसको करें साइड पे। तो आपने लेनी है हाइड्रोजोल। हाइड्रोजोल से तो 100% फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे उस किसी भी क्रीम से फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने हाइड्रोजोल ली थी। तो इसने रैशेस जो थे वो ख़त्म किए थे, रैशेस हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इससे रैशेस ख़त्म होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर आपने ये क्रीम यूज़ करनी है, दिन में 2 बार ये यूज़ करनी है बस, जब तक रैशेज़ हैं। जब रैशेज़ ख़त्म हो जाए तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपने बंद कर देना है। इसके बाद फिर वही सरसों का तेल और वही रूटीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है ऑयलिंग या मसाज, यानी कि बच्चों का मसाज करना। तो सारी हमारी बड़ी अम्माएं भी कहते हैं जब भी बच्चे को नहलाना होता है उसकी मालिश करके नहलाया करें। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो अगर तो बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो आप लोग मसाज नहीं कर सकते, ऑयलिंग बच्चे को नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, सिंपली हीटर चलाना है। हीटर चला के बच्चे को लिटाना है। सबसे पहले उसकी लेग्स जो है वो नंगी कर लेनी है, उनके ऊपर ऑयल लगा लेना है, हल्का सा मसाज कर ले। अगर ज़्यादा मसाज ज़्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, सर्दी लगने का डर होता है। तो हीटर आपने पास लाजमी चलाना है।
तो लेग्स का कर ले, इसके बाद लेग्स में उसको जो है पजामी या निकर जो भी है वो उसको पहना दें। उसके अलावा उसकी जो शर्ट है ना थोड़ी थोड़ी करके उतारें, उतना हिस्सा नंगा करें जिस पे ऑयल लगाना है। एक बाजू नंगा करें, बाकी पे अच्छी तरह से कपड़े भी पहनाएं और ब्लैंकेट भी अच्छी तरह से दे लें, उस पर लगा लें, दूसरे बाजू पे लगा लें। इस तरह से उसके पेट पे आहिस्ता से ऑयल लगा लें। तो इस तरह से उसका सर्दियों में इस तरह से मसाज कर लें। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अच्छी तरह से उसकी मालिश करके उसके बाद उस बच्चे को नहलाएं। तो फिर बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चे के मसल्स के लिए मालिश जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो सर्दियों के लिए जो ज़्यादा अच्छा तेल होता है वो है ऑलिव ऑयल। उससे स्किन भी बच्चे की ब्लैक नहीं होती, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के लिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल सही रहता है, सरसों का तेल, उसकी तासीर अच्छी होती है, तो गर्मियों के लिए ज़्यादातर हम लोग वही तेल यूज़ करते हैं। अगर आप वो नहीं करें तो आप बादाम का जो तेल होता है ना, बादाम रोगन जो होता है, उससे भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं, उससे बच्चे की स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब बारी आ गई है पॉइंट नंबर 8 की, यानी कि पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो वो है बेबी बाथ, यानी कि बेबी को किस तरह से हमने नहलाना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सर्दियों की। सर्दियों में आपने अपने बेबी को किस तरह से नहलाना है। तो सर्दियों में आपने जो है अपना बाथरूम हीटर चला के बिल्कुल गर्म कर लेना है, अपना रूम जो है वो भी बिल्कुल गर्म कर लेना है। उसके बाद पानी गर्म करके इसके अलावा बच्चे को जो इसेंशियल्स होती हैं, ज़रूरी सामान होता है, वो आपने अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद बेबी के कपड़े उतारने, सारी तैयारी करके बेबी के फिर जाके बाथरूम में कपड़े उतारने हैं ताकि उसे ठंड ना लग जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो फिर जाके उसको नहलाना, नहला के फ़ौरन ही बाथरूम में आपने ब्लैंकेट लेके जाना है और उसको वहीं पे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो कवर करने के बाद आपने क्या करना है, उसको लेके हीटर के सामने बैठ जाना है। तो हीटर के सामने बैठ के फिर आपने उसके जो होते हैं क्या, कान साफ़ करने हैं, नोज़ साफ़ करना है, बच्चे के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। तो उसको इसी तरह से कवर करके हीटर के सामने बैठ के फिर आपने वो सारे काम करने ताकि बच्चे को ठंड ना लग जाए। क्योंकि बच्चे को ठंड लग जाए, अल्लाह माफ़ करे, पहले जो ठंड होती है ना उससे बच्चे को बचाना चाहिए। अगर ठंड लग जाए तो बहुत ही मसला बन जाता है, माओ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस चीज़ से आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बचाना है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 जो है ना वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि बेबी का आपने कभी भी सीना जो होता है वो और साइड्स जो होती हैं वो कभी भी डायरेक्ट नंगी नहीं करनी। अगर बेबी को साइड्स पे, दोनों साइड्स पे जो होता है ना, कहते हैं ठंड लग जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। सीना और साइड्स जो हमेशा आपने कवर करके रखनी है। इवन जब कपड़े पहना तब भी सीने के ऊपर ब्लैंकेट रखें, उसके बाद बेबी को कपड़े पहनाएं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं आपने कभी भी बच्चे को, आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि बच्चे को यहाँ से ठंड ना लग जाए। क्योंकि अगर बेबी को सीने का मसला बन जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो आपने सुना होगा कि बच्चे को हवा लग गई है, बच्चे को सीने का मसला बन गया है, तो उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं इसको नहलाना नहीं है जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। तो हर सर्दियाँ, जब भी सर्दियाँ आती हैं तब भी बच्चा बीमार हो जाता है, हर सर्दियाँ। अगर आप लोग पहली सर्दी और पहली गर्मी में बच्चे को बचा लेंगे, पहली सर्दी में सर्दी से, पहली गर्मी में गर्मी से बच्चे को बचा लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो बच्चे की जो पूरी लाइफ है ना वो आराम से गुजर जाएगी। बाकी जो छोटी मोटी बीमारियां वो तो आती रहती हैं, लेकिन अगर बच्चे को पहली सर्दी लग जाए या पहली गर्मी लग जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है बच्चे के लिए, बहुत मुश्किल। वो हर सीज़न में, हर उस सीज़न में वो बच्चा बीमार हो जाता है। उसको सर्दियों में सीने का मसला बन जाता है, गर्मियों में उसको गर्मी का मसला हो जाता है, उसे नज़ला वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा हमेशा बचाना है। जब बच्चे को कपड़े पहनाएं तब लाजमी ब्लैंकेट रखें, बच्चे को बहुत आपने इस चीज़ से बचाना है। अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 10 ये है कि अगर सर्दियां हैं ना, सर्दी का मौसम, गर्मी में तो ये चीज़ होती नहीं है, अगर सर्दी का मौसम चल रहा है ना तो आपने अपने बच्चे को फिर भी कुछ देर के लिए खुला छोड़ना है। खुला छोड़ने का मकसद ये नहीं कि आपने कपड़े उतार के उसे लिटा देना है। खुला छोड़ने का मकसद ये है कि हीटर चलाएं, कमरा गर्म करें, बच्चे के करीब हीटर चला के रख दें और फिर बच्चे के ऊपर से ब्लैंकेट उतार दें। मतलब जो कपड़े पहने वो पहने रहें, टोपी, कपड़े, मोजे, सारी चीज़ें। ब्लैंकेट जो होता है ना, हमने बच्चे को ब्लैंकेट में अच्छी तरह सर्दियों में फोल्ड किया हुआ था। छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को हम लोग बहुत ढक के रखते हैं क्योंकि उनको सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है, गर्मी भी।
तो आपने वो ब्लैंकेट अच्छी तरह से उसका उतार के साइड पे रख देना है। हीटर चल रहा होगा तो बच्चे को लिटा दें, उसको हाथ पाँव मार के खेलने दें, क्योंकि बच्चा जब हाथ पाँव मार के खेलता है इस तरह से उसकी गैस भी खारिज होती है और इसके अलावा जो होता है बच्चा एक्टिव भी होता है और इसका पेट का मसला कम होता है। वो हाथ पाँव मारता है, उसकी गैस निकलती है। अगर हम लोग हर वक्त उस बच्चे को लपेट के रखेंगे, हर वक्त लपेट के रखेंगे, तो उस बच्चे को गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके पेट में बहुत शदीद दर्द होता है, पेट फूल जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए दिन में 1 या 2 दफ़ा लाजमी खुला छोड़ना है। तो पॉइंट नंबर 11 जो है वो है बच्चे का बहुत ज़्यादा रोना, और रोने की वजह से बच्चे की जो होती है नाफ का फूल जाना। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं रोते, हमेशा सोए रहते हैं, दूध पी के सो गए। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं। मेरी जो छोटी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कई दफ़ा डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, तो उसका काफ़ी इलाज भी करवाया। यानी कि बच्चे जब कहते हैं 6 माह के होते हैं तब खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को चेकअप करवाना लाजमी है कि वो किस वजह से रो रहे हैं। एक तो होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको गैस वगैरह हो गई या कोई पेट का मसला हो जाता है, तो इस वजह से बच्चे रोते हैं। तो बच्चे जो रोते हैं उनको नोटिस करना चाहिए कि बच्चों को क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। उनके कपड़े चेक करने चाहिए कि कपड़ों में कोई चीज़ तो नहीं, कपड़े ढीले ढाले हैं, पैम्पर्स सही लगा है बच्चे को, कोई चीज़ काट तो नहीं रही। ये सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। इसके अलावा जो परेशान कुन बात होती है ना वो ये होती है कि बच्चे की नाफ का फूल जाना, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं उनकी नाफ फूल जाती है, काफ़ी ज़्यादा उनकी नाफ जो होती है फूल जाती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस होती है। माएँ जो होती हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या कैसे सही होगी। मेरी बेटी की नाफ इतनी ज़्यादा फूल गई थी, आप यकीन करेंगे इतनी बड़ी हो गई थी, वो इतना ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर को मैंने जाके चेकअप करवाया तो मैंने कहा ये क्या मसला हो गया, अब किस तरह से ठीक होगी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि 1 साल के अंदर अंदर ये खुद ही ठीक हो जाएगी, और अगर ये 1 साल के अंदर ठीक नहीं हुई तो फिर इसका हल ये है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो और ज़्यादा डर गई फिर। तो खैर उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो आपने परेशानी है ना, मैं जब भी उसको डायपर लगाती थी ना, मैं उसकी नाफ पे सरसों का तेल लगा देती थी जब भी डायपर लगाती थी। तो माशाल्लाह उसकी नाफ जो है तकरीबन 1-2 महीने ऐसे ही रही है फूली हुई। जब मैंने सरसों का तेल लगाना स्टार्ट किया ना तो उसकी नाफ 15 दिनों में माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसकी नाफ बिल्कुल भी नहीं फूली हुई, बिल्कुल सही हो गई। तो आपने भी ये करके देखना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना। पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 जो है बेबी की गैस है, यानी कि बच्चों को गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है।